चुनाव की खबर के साथ लोकसभा चुनाव 2019 के पहले चरण के मतदान के लिए महज 2 दिन ही शेष रह गए हैं। उत्तराखंड में पहले चरण में मतदान होना है। ऐसे में सियासी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है। पिछले 5 सालों से देश की सत्ता पर काबिज बीजेपी राष्ट्रवाद के मुद्दे को प्रमुख हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही है। रैलियों में पीएम मोदी और अमित शाह के साथ ही तमाम नेता राष्ट्रवाद का खुलकर जिक्र कर रहे हैं। साथ ही अपनी तमाम योजनाओं को लेकर जनता के बीच हैं। वहीं प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस मोदी सरकार की पिछले 5 साल की नीतियों को गलत बताते हुए जनता के सामने है। रैलियों में राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी समेत तमाम नेता बीजेपी के राष्ट्रवाद और विकास के नारे पर हमला बोल रहे हैं। सारा माहौल नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में दिखाई दे रहा है। मैं अगर ये कहूं कि 2014 की तुलना में इस बार नरेंद्र मोदी जी का पक्ष और मजबूत हुआ है। उत्तराखंड की 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। को गरीबी तो पिंच करती ही है और जो कांग्रेस पार्टी की न्याय योजना है जिसमें किसी भी व्यक्ति और परिवार को न्यूनतम आय गारंटी योजना दी जा रही है, उससे लोग बहुत प्रभावित हैं। उनको विश्वास भी है कि मोदी जी द्वारा घोषित 14 लाख रुपए अब खाते में आ जाएंगे। उस तरह झूठा नहीं सिद्ध होगा, क्योंकि राहुल जी ने जो भी किसानों के लिए, नौजवानों के लिए कहा है और हमारी जहां पर राज्य सरकार है वहां लागू किया गया है। वहीं देहरादून में बीजेपी के घोषणा पत्र पर हमला बोलते हुए उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने पलटवार किया है। बीजेपी के घोषणा पत्र को छलावा और झूठ का पुलंदा बताते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में ना तो जीएसटी का जिक्र किया है और ना ही बेरोजगारी को खत्म करने का कोई वादा किया है। सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि बीजेपी ने उत्तराखंड के विकास के लिए कोई भी वादा नहीं किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को घोषणा पत्र की जगह माफीनामा जारी करना चाहिए था। बीजेपी के घोषणा पत्र जारी करने के बाद कांग्रेस की प्रतिक्रिया हम लोग जान लेते हैं। हमारे साथ सूर्यकांत धस्माना जी हैं, उपाध्यक्ष कांग्रेस के। सूर्यकांत जी, किस तरह से देखते हैं आप बीजेपी का घोषणा पत्र? देखिए, बीजेपी का ये घोषणा पत्र छल पत्र है, झांसा पत्र है। जनता को 2014 में इन्होंने छल किया था, झांसा दिया था और अब 2019 में 5 साल बाद ये एक सवाल का जवाब जो कांग्रेस इनसे पूछती रही 5 साल तक, उसका नहीं दे पाए। ये प्रदेश की और देश की जनता को ये नहीं बता पाए। आज जीएसटी की बात क्यों नहीं कर रहे हैं, आज नोटबंदी की बात क्यों नहीं कर रहे हैं। 2 करोड़ बेरोजगार नौजवानों को हर साल रोजगार देने की बात कही थी। स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, क्यों नहीं उसके बारे में बात की इन्होंने काले धन पर क्यों नहीं बात करी। जीएसटी का क्या परिणाम हुआ उसके ऊपर बात क्यों नहीं करी। नोटबंदी के कितने अच्छे परिणाम आए उसके ऊपर बात क्यों नहीं करी। कितना काला धन ये ले आए वापस, उसके ऊपर बात क्यों नहीं करी। 15-15 लाख रुपए देने वाले थे सब लोगों को, 80 लाख करोड़ रुपया काला धन ये ला रहे थे देश में वापस 100 दिन के अंदर। और हर हमारे नागरिक के खाते में 15 लाख रुपया डालने का वादा किया था, उसके ऊपर बात क्यों नहीं करी। स्मार्ट सिटी कितनी बन गई देश के अंदर, बुलेट ट्रेन कौन कौन से शहर में पहुंच गई इस देश के अंदर, किसान की आय कितनी हो गई। जिस समय प्रधानमंत्री जी 6,000 रुपया साल की भीख देने की बात कर रहे थे, उस समय लक्सर में किसान आज आत्महत्या कर रहा था। उत्तराखंड की कुछ हित की बातें उसमें आपको समझ में आई हो, कुछ दिख रहा हो कि उत्तराखंड के हित में उन्होंने इस घोषणा पत्र में कुछ चीजें जारी की हो। उत्तराखंड इस देश का हिस्सा है। उत्तराखंड हिमालय इस देश का मुकुट है। इस देश के मुकुट से लेकर के इस देश के पांव तक, अटक से कटक तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, इस देश के नागरिकों के हित में इस झांसा पत्र में कुछ भी नहीं है। ये केवल ढकोसला पत्र है, ये केवल ढोंग है, ये केवल छल पत्र है। इसमें केवल और केवल झूठ समावेश है, इसमें एक बात भी सत्य नहीं है। वहीं बीजेपी के शिक्षा मंत्री पर लगातार सवाल उठाने वाले प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत खुद सवालों के घेरे में घिर गए। काशीपुर में आयोजित एक जनसभा में जब मीडिया ने उनसे पूछा 13 का पहाड़ा, तो सिर्फ आधा ही सुना पाए। खुद को बचाने के लिए हरीश रावत मीडिया से ही करने लगे सवाल। कहा, आप जनता को क्या सुनाना चाहते हैं। इसके बाद वो गाड़ी में बैठकर रवाना हो गए।
सिपाहियों के दरवाजे तक अच्छे दिन आगे होंगे, मगर गरीब के दरवाजे तक अच्छे दिन नहीं आए, मजलूम के दरवाजे तक अच्छे दिन नहीं आए, विधवाओं के अच्छे दिन नहीं आए, मजदूरों के अच्छे दिन नहीं आए, किसानों के अच्छे दिन नहीं आए। हमने किए और 1 महीने के अंदर किसान का कर्ज माफ करें। बीजेपी ने अपने लोकसभा चुनाव 2019 के लिए संकल्प पत्र जारी कर दिया है। इस दौरान बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने पिछले 5 सालों का लेखा जोखा भी जनता के सामने रखा। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि जब भी भारत का इतिहास लिखा जाएगा, 2014 से 2019 के 5 साल स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाएंगे। बीजेपी का घोषणा पत्र आने से जहां उत्तराखंड बीजेपी उत्साहित है, वहीं कांग्रेस ही उस पर सवाल खड़े कर रही है। बता दें कि पार्टी ने संकल्प पत्र तैयार करने के लिए केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में 20 सदस्यीय कमेटी बनाई थी। संकल्प पत्र तैयार करने के लिए आम लोगों के सुझाव भी लिए गए। इसके लिए 300 से ज्यादा रथों के जरिए लोगों के सुझाव पत्र प्राप्त किए गए थे। बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी देवेंद्र भसीन ने घोषणा पत्र को जनहित में और बेहद अहम दस्तावेज करार दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी का ये संकल्प पत्र जनता हाथों हाथ लेगी। वहीं उन्होंने आर्टिकल 370 को खत्म करने पर कहा कि कांग्रेस ने कश्मीर में जो स्थितियां पैदा की हैं, हम उसे ठीक करना चाहते हैं। बीजेपी का संकल्प पत्र जारी भसीन ने घोषणा पत्र को बताया अहम दस्तावेज। संकल्प पत्र को हाथों हाथ लेगी जनता। करार दिया था, तो अब के जो ये वायदे ये कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि इसका भी कोई औचित्य नहीं रह जाता। 5 साल इनकी सरकार रही, 5 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां बताते हैं। जो आगे के लिए ये लोगों के साथ वायदा कर रहे हैं, तो ये 5 साल क्या करते रहे? इसका मतलब इन्होंने काम नहीं किया, इसलिए इनको दोबारा से वायदे करने पड़ रहे हैं। पर ये घोषणा पत्र भारतीय जनता पार्टी को एक नई ऊर्जा देगा और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो 2019 में सरकार बनेगी, उसके रोड मैप के कारण इससे जो जनता में संदेश जा रहा है, उसका लाभ चुनाव में भी मिलेगा। इस घोषणा पत्र में समाज के सभी वर्गों को समाहित किया गया है। किसानों के लिए पेंशन, छोटे दुकानदारों के लिए पेंशन, राष्ट्रवाद का प्रकरण और साथ ही पर्वतीय क्षेत्रों के संबंध में भी जो ग्रीन बोनस आदि की व्यवस्थाएं की गई हैं। टिहरी के लामरीधार में बीजेपी स्टार प्रचारक स्मृति ईरानी का कार्यक्रम कैंसिल कर दिया गया है। पहाड़ों पर मौसम में खराबी के चलते मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का भी टिहरी में कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। टिहरी में हुए तेज बारिश से बीजेपी की रैली के दौरान अफरा तफरी मच गई। रैली के दौरान लोग बारिश में इधर उधर भागते रहे। वहीं टिहरी विधायक धन सिंह नेगी ने बताया कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से फोन पर बात हुई है, जहां सीएम रावत ने मौसम में खराबी के चलते टिहरी पहुंचने में असमर्थता जाहिर की। कई दलों की सरकार बन जाएगी। इस कार्यक्रम में आना था, स्मृति ईरानी जी को लाना था, उनका हेलीकॉप्टर जगह जगह फंसे और क्योंकि बहुत बारिश हो गई है, मैंने अपने क्षेत्र की जनता से आह्वान किया 11 तारीख को आप कमल के सामने का बटन दबाकर मोदी जी को अपना संकल्प जरूर दें। वहीं अल्मोड़ा में आंधी और तेज बारिश के कारण केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का दौरा रद्द हो गया है। केंद्रीय मंत्री का दौरा रद्द होते ही लोगों में मायूसी छा गई। दूर दराज से आए लोग जनसभा रद्द होते ही अपने अपने घरों की ओर जाने लगे। इस दौरान पूरे मामले पर मीडिया से बात करते हुए बीजेपी प्रत्याशी अजय टम्टा ने कहा कि बारिश होने से ये जाहिर होता है कि देवभूमि में इंद्र देवता बहुत खुश हैं, वो बीजेपी की रैली का अभिनंदन करना चाहते हैं। वहीं बीजेपी के युवा मोर्चा के प्रदेश प्रभारी गौरव पांडे ने कहा कि बीजेपी से जनता खुश है, बीजेपी लोकसभा की 5 सीटें जीत रही है। हमारी मुख्य अतिथि के रूप में स्मृति ईरानी बहन जी को आना था, मंत्री जी को आना था, मगर लगातार वो वहां पर वेट करते रही मौसम ठीक हो, मगर मौसम की खराबी के कारण उनका आना संभव नहीं हो पाया। मगर फिर भी कार्यकर्ताओं का उत्साह बहुत बना हुआ है और कार्यकर्ताओं के उत्साह के साथ साथ भगवान का भी उत्साह बना है। का आगाज दे दिया है, पूरे प्रदेश की 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और अल्मोड़ा का तो कहना है कि यहाँ की जनता ने तो अजय टम्टा जी को पहले भी इतने मतों से जीता है। मुझे ये माहौल देख के लग रहा है इस बार इससे ज्यादा मतों से अजय टम्टा जी मोदी जी को मजबूत करने दिल्ली जा रहे हैं।
वहीं कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अल्मोड़ा दौरे पर हैं। नागर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इसके साथ ही कहा कि मोदी सरकार ने युवाओं के साथ छल किया है। 5 सालों तक रोजगार देने के नाम पर कभी पकौड़ा या फिर कभी चौकीदार का नारा दिया, जिससे युवा परेशान हैं। मोदी सरकार की पिछले 5 साल की विफलताओं को जनता के बीच युवा लेके जा रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि राज्य की 5 सीट में कांग्रेस को जीत मिलेगी। बहुत बड़ी बात है। इसमें 72,000 रुपये सालाना गरीबों को देने की बात कही है, मजदूरों की बात कही है, उसको लेकर के हम घर घर जा रहे हैं। और जिस तरीके से मोदी सरकार की विफलताएं हैं, जो 5 साल में मोदी सरकार ने युवाओं को छला है नौकरी के नाम पर। युवाओं को बोला कि 2 करोड़ रोजगार देंगे हम सालाना, लेकिन 2 करोड़ रोजगार देने के बजाय उन्होंने 5 साल में लगभग 2 करोड़ 70 लाख नौकरियां और रोजगार समाप्त किए हैं। इनका नाम है नोटबंदी के आने के नाते और जीएसटी के नाते। वहीं नैनीताल सांसद भगत सिंह कोश्यारी ने बीजेपी कार्यालय में मीडिया के सामने अपने 5 सालों के कार्यकाल की उपलब्धियां बताई। तो ठीक उसी समय कोश्यारी के बगल में बैठे राज्य सहकारी बैंक के अध्यक्ष और नैनीताल लोकसभा के प्रभारी दान सिंह रावत सोते नजर आए, जिस वजह से उनका काफी मजाक भी बना, क्योंकि बीजेपी मोदी लहर और राष्ट्रवाद के सहारे ही मैदान में है। वहीं कोश्यारी ने रावत के सोने पर उनका बचाव करते हुए कहा कि वो दिन रात पार्टी के लिए मेहनत कर रहे हैं, इसीलिए उनकी आंखें बंद हो गई होंगी। कोश्यारी ने अपने 5 साल की उपलब्धि बताते हुए भी ये कहा कि उनके कार्यकाल में क्षेत्र का काफी विकास हुआ। कई नई ट्रेनों के साथ ही हवाई सेवाएं भी शुरू हुई। निकाल रहे हैं वो आपके प्रश्नों को ध्यान से सुन रहे हैं। आपने इतने अच्छे प्रश्न किए कि वो ध्यान से सुन रहे हैं, उनका मनन कर रहे हैं। नहीं, ये सोते दिखे जगते दिखे, लेकिन आप देख रहे हैं कि उम्मीदवार हमारे रात दिन काम कर रहे हैं। मैं भी रात दिन घूम रहा हूँ, सारे कार्यकर्ता रात दिन घूम रहे हैं, वो भी रात के 2-2 बजे तक काम करते हैं, है ना। और इसलिए आपकी बात को वो ध्यान से सुन रहे हैं। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर 11 अप्रैल को मतदान होने हैं। प्रदेश में प्रचार का दौर अंतिम चरण की तरफ बढ़ रहा है। ऐसे में हर प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में ताकत झोंक रहा है। अल्मोड़ा लोकसभा सीट पर एक बार बीजेपी और कांग्रेस ने कैंडिडेट्स को रिपीट किया है। आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं कि यहां से सांसद रहे बीजेपी के उम्मीदवार ने कितना विकास किया है। अल्मोड़ा लोकसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित है। अल्मोड़ा लोकसभा 4 जिलों में फैला हुआ है, जिसमें अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत और पिथौरागढ़ जिले शामिल हैं। इस लोकसभा क्षेत्र में विधानसभा की 14 सीटें हैं। अल्मोड़ा लोकसभा अल्मोड़ा जिले की विधानसभाएं अल्मोड़ा, द्वाराहाट, जागेश्वर, रानीखेत, साल्ट, सोमेश्वर। बागेश्वर जिले की विधानसभाएं बागेश्वर और कापकोट सीट। चंपावत जिले की विधानसभाएं चंपावत, लोहाघाट, पिथौरागढ़ की विधानसभाएं धारचूला और डीडीहाट, गंगोलीहाट, पिथौरागढ़ सीटें इस लोकसभा क्षेत्र में शामिल हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में जागेश्वर, रानीखेत, धारचूला सीटों पर कांग्रेस का कब्जा रहा। बाकी 14 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की। 2011 की जनगणना के मुताबिक यहाँ की आबादी 16,25,491 है। यहाँ की लगभग 79% जनसंख्या गांव में रहती है, जबकि 11% शहरी आबादी है। इस क्षेत्र के अनुसूचित जातियों की संख्या लगभग 1/4 यानी कि 24.04% है, जबकि अनुसूचित जनजाति का आंकड़ा 1.48% है। 2014 के लोकसभा चुनाव में इस सीट पर 12,54,328 मतदाता थे। इनमें से कुल 6,56,525 मतदाताओं ने वोट डाला था। आंकड़ों के मुताबिक इस सीट पर पुरुष मतदाता 3,12,965 हैं, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 3,43,560 है। 2014 का जो इलेक्शन था उसमें भी उन्होंने मुद्दे जो उठाए, वो 2004 में भी, उससे पहले भी, तो उसमें कार्रवाई मेरी नजर में लगता है कुछ नहीं हुई, चाहे राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। और राष्ट्रीय पार्टियों का है कि विकास के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ये इलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि राष्ट्र का इलेक्शन है। तो उस पर तो दोनों पार्टियाँ, मेरे को लगता है कहीं पर कोई नहीं वो अपने किनारे कर रखा है। अन्य बातों के लिए वो दो पार्टियाँ आपस में वो कर रही हैं।
2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी लहर का असर इस सीट पर भी देखने को मिला। 2009 में हार का स्वाद चखने वाले अजय टम्टा इस बार 95,690 वोटों से चुनाव जीते। 2014 में अजय टम्टा को कुल 3,48,196 वोट मिले, जबकि कांग्रेस कैंडिडेट प्रदीप टम्टा को 2,52,496 वोट मिले। अजय टम्टा को मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिली और उन्हें कपड़ा राज्य मंत्री बनाया गया। युवा सांसद अजय टम्टा ने पंचायत स्तर से अपनी राजनीति की शुरुआत की थी। अजय टम्टा साल 2007 में पहली बार विधानसभा पहुंचे। तत्कालीन सीएम बीसी खंडूरी के मंत्रिमंडल में वे सबसे कम उम्र के सदस्य बने। 2014 में विधायकी छोड़कर वो लोकसभा चुनाव लड़े। अजय टम्टा 2009 का भी लोकसभा चुनाव लड़े, लेकिन वो कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप टम्टा के सामने मात्र 6,523 वोटों से हार गए। जो उनकी घोषणाएं थी गरीब को रोजगार देने की, वो धरातल पर नहीं आई। 2 करोड़ लोगों को प्रति वर्ष उनने नौकरी देने की बात करी, वो कहीं धरातल पर नहीं आई। गरीबों को, किसानों को रोजगार देने की, उनको आर्थिक सहायता पहुंचाने की, वो कहीं पर धरातल पर नहीं आई। और जो स्थानीय मुद्दे हैं, यहाँ पर प्राधिकरण का स्थानीय मुद्दा है, जिसके कारण उन्हें स्टेट गवर्नमेंट ने यहाँ पर लगा दिया है, जिसको हम यहाँ पर 2 मुट्ठी 4 मुट्ठी में हम लोग मकान बनाए थे, आज वो 2 भर हो गया है। तो 2014 में जो उन्होंने वादे किए थे हमारे इसमें, तो उसमें कहीं पर भी वो खरे नहीं उतरे हैं। हमारे जो सांसद ये यहीं की नहीं, पूरे देश में भी हमने जहाँ जहाँ देखा, जहाँ उन्होंने गोद लिए हुए गाँव थे, वहाँ वो दोबारा देखने तक नहीं गए हैं। सांसद के रूप में अजय टम्टा के कार्यकाल पर अगर नजर डालें तो अजय टम्टा को 12.50 करोड़ रुपए जारी किए गए। इनमें से उन्होंने 8.62 करोड़ रुपए विकास कार्यों पर खर्च किए। स्थानीय स्तर पर तो कार्य संतोषजनक नहीं हुआ है, जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ। बहुत बड़ी धनराशि जो विकास के लिए आई हुई थी वो वापस गई है, ऐसा सुनने में आया है। तीसरा विकल्प कोई आया होता तो लोग सोचते हैं, अन्यथा ये पार्टियां तो पहले से ऐसा कुछ कर रही हैं, कोई विशेष खास नहीं है। एक्चुअली 2014 में जो मुद्दे थे, उन मुद्दों पर सरकार ने काफ़ी कुछ प्रयास तो किया है, ऐसा तो कहा नहीं जा सकता कि, लेकिन 5 साल का समय जो है वो किसी सरकार के लिए इतना नहीं है कि सारे मुद्दे हल किए जा सके। इसके लिए टाइम की जरूरत है। 2019 लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने एक बार फिर अपने उम्मीदवारों पर दोबारा दांव खेला है। बीजेपी ने जहां अजय टम्टा को ही टिकट देकर भरोसा जताया है, तो वहीं कांग्रेस ने भी प्रदीप टम्टा को रिपीट किया है। जो लोग राष्ट्रवादी नहीं है वो सारे एक होकर के इस देश की प्रगति को, इस देश को आगे बढ़ाने के बजाय पाकिस्तान का साथ देने वाले, पाकिस्तान आतंकवाद का साथ देने वाली ऐसी शक्तियों से लड़ाई है। इसलिए राष्ट्रवाद की लड़ाई है। इस समय अराष्ट्रीय शब्द कह रहा हूं मैं, अराष्ट्रीय ताकतों और राष्ट्रीय ताकतों के बीच ये लड़ाई है। बड़ा दुख का विषय है कि एक सांसद को जो या विधायक को एक विधायक निधि या सांसद निधि दी जाती है और वो विकास के कामों के लिए होती है और निश्चित रूप से कई काम किए जाते हैं, लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि जो यहाँ के सांसद जी माननीय अजय टम्टा जी हैं, उन्होंने अपनी सांसद निधि अभी तक बिल्कुल खर्च नहीं करी और उसमें भी 16 करोड़ रुपए खर्च नहीं हो पाए। ये बड़े दुर्भाग्य का विषय है। प्रदेश में 11 अप्रैल को मतदान होने हैं, लिहाजा वक्त बेहद कम बचा है। दोनों ही पार्टियां जनता को रिझाने के लिए चुनावी वादे कर रही हैं। बीजेपी मोदी लहर और 5 साल के कामों को गिना रही है, तो वहीं कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो के जरिए जनता का मत हासिल करना चाहती है। लेकिन किसकी किस्मत में सत्ता का सुख होगा, ये 23 मई को ईवीएम की गिनतियों से साफ हो जाएगा। नेशनल वॉइस के लिए अल्मोड़ा से निर्मल उत्पेती की रिपोर्ट। वहीं देहरादून में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। पति की हैवानियत से परेशान एक महिला ने पति को शराब पिलाकर मौत की नींद सुला दिया। महिला ने पति की शराब में नींद की गोलियां मिला दी और बेहोश होने पर चाकू से पति का गला रेत दिया। इसके बाद महिला थाने गई और पूरी जानकारी पुलिस को दी और अपना जुर्म भी कबूल कर लिया। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस थाने में महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल चाकू को भी बरामद कर लिया है।
ये महिला जो है ये कल वसंत विहार क्षेत्र में चोरखाला एरिया में रहती है और ये स्वयं चौकी पे पहुंचकर इसने अपना जुर्म कबूला कि इसने अपने पति की हत्या की थी। सूचना पर जो है तत्काल पुलिस, जो हमारी वसंत विहार थाने की पुलिस है, वो घटनास्थल पर पहुंची है। साथ में FSL की जो टीम है उसको भी मौके के लिए रवाना किया गया। घटनास्थल पर जो भी साक्ष्य थे उन्हें एकत्रित किया गया और आसपास के जो CCTV कैमरे हैं उसके हिसाब से भी जो पूरी घटना यही है कि महिला के द्वारा जो है अपने पति की हत्या जो है, जो उसने बात कही है। वहीं हरिद्वार में दो भाइयों के बीच झगड़े में एक भाई की मौत हो गई। दरअसल ज्वालापुर के चाकलान इलाके में रहने वाले दो भाइयों के बीच मामूली विवाद को लेकर झगड़ा इतना बढ़ गया कि दोनों भाई दिलशाद और गुलशाद एक दूसरे की जान के दुश्मन बन बैठे। दोनों भाइयों के बीच छत के लिंटर डालने को लेकर झगड़ा हुआ। इस झगड़े में गुलशाद के हमले से दूसरे भाई दिलशाद की मौके पर ही मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की तफ्तीश में जुट गई है। वहीं पिछले कुछ घंटों में पहाड़ पर मौसम का मिजाज बदल गया है। हम आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं, ऋषिकेश, देहरादून और हरिद्वार की। तेज हवाओं के साथ शुरू हुई बारिश के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि अचानक आंधी के आने से लोगों को कुछ दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा। जो लोग रास्ते में थे वो सड़क के किनारे दुकानों में छिपते नजर आए। मौसम में आई तब्दीली के बारे में मौसम विभाग ने पहले ही बता दिया था। आंधी और बारिश का सबसे ज़्यादा असर खेती पर पड़ सकता है। ज़्यादातर किसानों के गेहूं और सरसों की फसल अभी खेतों में ही खड़ी है। अगर यही मौसम बना रहा तो किसानों को ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। वहीं चंपावत में रविवार शाम किसानों के लिए बुरी शाम रही। मूसलाधार बारिश और ओलावृष्टि से जहां गेहूं की खड़ी फसल को भारी नुकसान पहुंचा, वहीं कई जगहों पर खड़ी गाड़ियों के शीशे भी टूट गए। अचानक हुई ओलावृष्टि से जिले के काश्तकारों को भी भारी नुकसान झेलना पड़ा। खेती खान, देवीधुरा, लोहाघाट और चंपावत में ओलावृष्टि से जगह जगह नुकसान की खबर आ रही है। काश्तकारों ने जिला प्रशासन से ओलावृष्टि और मूसलाधार बारिश से हुए नुकसान का आकलन करके मुआवजा देने की मांग की है। आए खेती खान में दोपहर भयंकर ओलावृष्टि हुई है और यहाँ खेती होती है, सब्जी की, फल फ्रूट होते हैं। पूरी खेती भयंकर नुकसान हो गया है और सारे किसान बेचारे परेशान हो गए ओलावृष्टि को देख। खेती खान में आज बहुत ही जबरदस्त ओलावृष्टि हुई है। 50 से 100 ग्राम के बीच में ओले गिरे हुए हैं, जो मैंने अपनी लाइफ में पहली बार देखे इतने बड़े ओले, जिससे काफी नुकसान हुआ है। गाड़ियों के शीशे टूट गए हैं और फसल को भी काफी नुकसान हुआ है और फल सारे गिर गए हैं, पत्ते बहुत। वहीं मसूरी के लढौर क्षेत्र में एक पुरानी 5 मंजिला इमारत अचानक धराशायी हो गई। इमारत गिरने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मसूरी पुलिस मौके पर पहुंची और मकान में रह रहे लोगों को बाहर निकाला। मकान में 4 किराएदार के साथ मकान मालिक भी रह रहा था। मकान मालिक और किराएदार में मकान खाली कराने को लेकर विवाद चल रहा है। किराएदार ने बताया कि मकान मालिक लगातार मकान खाली करने के लिए परेशान कर रहा था और मकान में तोड़-फोड़ की जा रही थी, जिससे मकान कमजोर होकर अचानक गिर गया। उन्होंने कहा कि वो कई दशकों से इस मकान में रह रहे थे। पिछले 1 साल से मैं इसी स्थिति में देख रही हूँ, लगातार गिर रहा है। और अभी थोड़ी देर पहले सूचना मिली थी कि दीवार गिर गई है मकान की, घंटाघर के पास। तो आए तो इसी मकान की दीवार गिरी हुई थी। इसमें मकान मालिक और किराएदारों का विवाद चल रहा है। किराएदार काफ़ी पुराने समय से यहाँ रहते आ रहे हैं, परंतु ये विवाद माननीय न्यायालय में भी है। इन लोगों ने आपस में न्यायालय में विवाद दायर किया हुआ है, जो कि विचाराधीन न्यायालय है। इस संबंध में हमने गिरासो बिल्डिंग को लेकर SDM महोदय को और उच्च अधिकारीगण को रिपोर्ट पहले ही प्रेषित कर दी थी। इनको भी काफ़ी बार समझा बुझा दिया गया है, परंतु कोई भी पक्ष मकान खाली करने को तैयार नहीं है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।